Hello and good morning, students. How are you? So I think all is going well, and as you know that in our previous video we have studied about Albert Einstein, and in which we are reading a truly beautiful mind chapter. And as you know that this chapter is about the Einstein, and we have studied till he went into a university or any कॉलेज कि आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा, और जो कि एक चैप्टर का नाम है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और इस ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के अंदर हमने पढ़ लिया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, जो कि क्या है ज़ूरिक के अंदर है, और वहाँ पर वो अपना टैलेंट जो है वो शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट, he also felt a special interest in a fellow student, Milivia Merrick. He also took interest in Milivia Merrick, that was the student or student, or we can say a classmate of him. कि ये उसकी वहाँ पर एक क्लासमेट जो है वो थे, और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल इंटरेस्ट लिया ये लड़की थी वहाँ पर, whom he found to be a clever creature, और जहाँ पर उसने उसे बहुत ही क्लेवर जो है वो क्रिएचर के रूप में पाया। The young sir had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Now after that, this young sir means a person who lives in Serbia. Okay, सर्ब मीन्स सर्बिया, एक व्यक्ति जो सर्बिया का रहने वाला है उसे सर्ब कहते हैं। जैसे हम इंडिया के रहने वाले हैं तो हमें क्या कहा जाता है, हमें इंडियन कहा जाता है। तो ऐसे ही सर्बिया के रहने वाले लोगों को सर्ब कहा जाता है। तो ये एक पर्सन, दिस पर्सन हु वाज लिविंग इन सर्बिया, हु वाज resident of Serbia, came to Switzerland because the university in Zurich where he was studying was one of the few universities in Europe where women could get degrees. So that's why he came here. Einstein saw in her at an LA against the Philistines. Now we are not talking about Einstein here. We are talking about that girl, Marie. She was a resident of Serbia, and she came from there in Zurich where the Einstein was studying. She came to Zurich because there she could get the degree from this university, because this is the one of the few universities where women could get the degrees. कि वो लड़की जो है वो यहाँ पर सर्बिया की रहने वाली लड़की थी, वो ज्यूरिक में आई। ज्यूरिक में क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी है वो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर महिलाओं को भी डिग्रियाँ दी जाती थी। डिग्री से मतलब जहाँ पर महिलाएं पढ़ करके अपनी डिग्री हासिल कर सकती थी। Einstein saw in her an ally against the Philistines. यहाँ पर बात कर रहा है कि आइंस्टाइन ने उसमें क्या देखा। आइंस्टाइन ने उसे एक एले का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। एले एक फ्रेंड को भी कहते हैं, जिसको कहते हैं फ्रेंड को, और एक एसोसिएट जिसको कह सकते हैं। एसोसिएट का मतलब होता है साथी, तो एले का मतलब है फ्रेंड और एन एसोसिएट। अब एक्चुअली क्या है कि उसने क्या देखा कि व्हेन शी केम इनटू दैट यूनिवर्सिटी, व्हाट ही फाउंड, व्हाट आइंस्टाइन फाउंड, आइंस्टाइन फाउंड दैट मैरी इज आल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिम, कि मैरी जो है वो उसकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, वो दोस्त बन सकती है। ऐसी उसने जो है एक काबिलियत उसने देखी अगेंस्ट द फिलीपींस मतलब से यहाँ पे कि ये एक डिसअप्रूविंगली वर्ड के रूप में लिया जाता है कि जहाँ पर हर चीज़ को नकार दिया जाता है। उसने कहा इनके अलावा दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स, कि ये फिलिस्तीन्स किनको कहा जाता है कि ये वो लोगों को कहा गया है कि दोज पीपल इन हिज फैमिली, ये उन परिवार के उन लोगों के लिए कहा गया है कि जो उसके अगेंस्ट रहते थे। फिलिस्तीन्स का मतलब यहाँ पे दे रखा है ए वर्ड
used disapprovingly to talk about people. ये शब्द उन लोगों के लिए यूज किया जाता है कि जहां पर उन लोगों से बात नहीं की जाती, जानबूझ करके उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है कि हम इनसे बात नहीं करेंगे. Whom do not like art, literature और music, और who do not like, ये वो लोग होते हैं जो आर्ट्स या लिटरेचर या म्यूजिक को पसंद नहीं करते. तो उन लोगों से जब बात नहीं की जाती तो उन लोगों को फिलिस्तीन्स कहा जाता है, क्योंकि उनको अवॉइड किया जाता है. तो यहाँ पर आइंस्टाइन भी यही बात कह रहा है कि she was better than those Philistines, means those person to whom he doesn't want to talk. So here, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. So that's why he is saying that I don't want to talk with those people in the university to whom he always lives odd. Odd का मतलब जिनसे अलग रहना, यानी कि जिनके साथ में एक सही व्यवहार ना करना, अलग थलग रहना, अवॉइड जिसको हम कह सकते हैं. टू अवॉइड, कि जिन्हें अवॉइड जो है वो किया जाता है. तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर ओड वर्ड का उसने यूज़ किया है. उसने कहा कि दोज पीपल इन हिज फैमिली, वो लोग जो उसके परिवार में हैं, या एट द यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में विद whom he was constantly at odds, कि जिनके साथ में वो हमेशा क्या है, odds मतलब अलग थलग जब उनसे रहता था, उनको अवॉइड करता था. द कपल फेल इन लव. अब ये दोनों जो कपल है, कपल से दिस टू पर्सन और दिस टू गाइस. अब ये दोनों व्यक्ति जो हैं, ये दोनों जो आइंस्टाइन और मैरिक जो है, वो दोनों क्या हो गए, फेल इन लव, वो प्रेम में पड़ गए. Letters survive in which they put their affection into words. After that, they started to exchange letters in which they were writing their heart's feeling or their own feelings with words. Mixing science with the tenderness, and with that they were mixing science in these letters, कि वो अपनी बात को कहने के लिए भी साइंस का प्रयोग कर रहे थे. How happy and proud I shall be when we both have brought out work on relativity to a victorious conclusion. So Einstein wrote in a letter, Einstein ने एक लेटर में लिखा था कि how happy and proud I shall be, कि कितना खुश और गर्वित मैं अपने आप को महसूस करूंगा when we both have brought our work, जब हम दोनों अपना काम लेकर के आएंगे on relativity के ऊपर to a victorious conclusion. और लास्ट में हमें इसमें क्या है कि जीत हासिल होगी इसके निष्कर्ष के रूप में. कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, और विक्ट्री का मतलब होता है जीत, विन. ओके, तो इस तरह से वो क्या करते थे कि जब लेटर भी उन्होंने एक्सचेंज करना शुरू किया, तो लेटर के अंदर भी वो अपनी साइंस से ही रिलेटेड बातें जो है वो करते थे. तो यही उनकी जीनियस, उनकी प्रतिभा को यहाँ पे शो करता है, दर्शाता है. दिस वॉज द जीनियस दैट दे वर राइटिंग letters, but in those letters, instead of writing fully things, they were writing scientific things. They were writing about their experiments. So now, in next paragraph, in 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate. Now, at the age of 21, in 1900, he passed university and unemployed, but still he was very unemployed. Unemployed मतलब बेरोजगार. वो अभी भी क्या था, बेरोजगार था. He worked as a teaching assistant. After that, he started teaching and he worked as a teaching assistant. Assistant का मतलब होता है सहयोगी. कि उसके बाद में उसने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया. gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. So after that he started to give his lectures to the students, and finally in 1902 he got a job. कि अंत पहले उसने क्या लेक्चर देना शुरू किया स्टूडेंट्स को. उसके बाद में 1902 के अंदर उसने क्या किया कि उसे एक जॉब जो है वो मिली, और वो कहाँ पर मिली, पेटेंट ऑफिस के अंदर, जो कि कहाँ पर है, बर्न में है. ठीक है, तो वो जॉब से कहाँ मिली, 1902 के अंदर ही गॉट जॉब एज ए पेटेंट ऑफिसर इन बर्न. While he was supposed to be accessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जबकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि he was supposed to means आशा करना, ठीक है, अनुमान लगाना, कि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई
आइंस्टाइन जो है वो क्या करेंगे, एक्सेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, कि वो दूसरे लोगों के जो इन्वेंशंस हैं, जो आविष्कार किए हुए हैं, उनको एक्सेस करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, उनके बारे में और चीज़ें निकाल करके लाएंगे। जैसे किसी ने पहले से इन्वेंशन कर रखा है, कोई आविष्कार किया हुआ है, और जो आविष्कार उसने किया है उसके ऊपर ही वो और बात करेंगे, उसके बारे में ही हमें और बताएंगे। बट यहाँ पर सब रॉन्ग था, ऑल वर रॉन्ग अबाउट दिस ओपिनियन। Their opinions were wrong because in secret he was doing or he was creating his own ideas. गुप्त रूप से वो क्या कर रहा था, अपने माइंड में अपने खुद के ही नए आइडियाज, नए इन्वेंशंस जो है उनको करने की सोच रहा था, उसके दिमाग में नए नए विचार आ रहे थे। Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. In joke, मजाक के अंदर, जोकिंगली, मजाक में, कि वो मजाक में क्या करता था, अपना जो डेस्क ड्रॉर है, आपने देखा होगा जो एक डेस्क ड्रॉर लगी हुई होती है, आपका एक टेबल होता है, ठीक है, उसे डेस्क कहा जाता है, उसके अंदर एक छोटी सी ड्रॉर लगी हुई होती है जिसमें हम सामान रखते हैं। तो वो जो डेस्क ड्रॉर है उसे वो मजाक में क्या कहता था, उसे मजाक के अंदर वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा जाता था, यानी कि जो उसकी थियोरेटिकल फिजिक्स, थ्योरी से रिलेटेड जो फिजिक्स की बातें थी वो उसमें रखी जाती थी, और वो सारी चीज़ें अपने थीसिस वगैरह जो भी वो काम करता था उन सब चीज़ों को वो उस ड्रॉर में रखता था। तो जो ड्रॉर थी उसे वो क्या पुकारता था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा और नेक्स्ट पैराग्राफ। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Now, this was the first time when Einstein came in front of the world. ये पहला बार था कि जब आइंस्टाइन संसार के सामने आया। कैसे आया कि in this 1905 A newspaper published his thesis. एक न्यूज़पेपर ने उसकी थीसिस को पब्लिश किया था, जिसके अंदर उसने ये बताया था, in that thesis, in that article, he told people that time and distance are not absolute. कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, निश्चित नहीं है। एब्सोल्यूट मीन्स मेजर्ड इन इटसेल्फ। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉट मेजर्ड, कि जिनको मापा नहीं जा सकता। टाइम और डिस्टेंस को हम मेजर नहीं कर सकते, ये पहली बार उसने बताया था। सो इन 1905 in his theory of relativity he told people that time and distance are not absolute, means time and distance are not measured in itself, not in relation to anything else. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the others. He gave an example there. उसने एक एग्जाम्पल दिया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि दो आप घड़ियों को ले लीजिए, take two clocks and start them with a same time. कि दो घड़ियां ले लीजिए और फिर एक ही समय में उनको स्टार्ट कीजिए, और जब आपने उनको स्टार्ट किया तो दोनों घड़ियां एक जैसा समय नहीं बताएगी। ये बात उसने कही। क्यों? उसने कहा कि हमने स्टार्ट तो एक साथ किया है, हो सकता है कुछ समय तक वो एक साथ चले, परंतु उसके बाद में जब वो घूम करके वापस अपनी जगह पर आएगी, तो वापस अपनी जगह पर आएगी तो उनमें से एक हो सकता है कि फास्ट चले और एक स्लो चले, और इस वजह से क्या है कि दोनों जो है वो सेम टाइम हो सकता है कि नहीं बताए। तो यही बात उसने यहाँ पर कही। टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, कि टेक टू परफेक्टली एक्यूरेट, बिल्कुल सही चलने वाली दो घड़ियों को लीजिए, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, बट दे विल आल्सो नॉट शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी। कि आफ्टर अ जर्नी व्हेन दे विल कम अगेन टुगेदर एट द सेम टाइम, एट दैट टाइम दे विल नॉट टेल द सेम टाइम। कि जब एक
वापस से पूरी यात्रा पूरी करके इसको जर्नी कहा है कि 12 आवर्स और 24 आवर्स को उसने जर्नी कहा है। तो ये जब वापस घूम करके आएगी उस वक्त दोनों समय सही नहीं बताएगी। One of them has been moving very fast relative to the other. हो सकता है कि इन दोनों में से एक जो है वो ज़्यादा तेज चल रही हो दूसरे के बजाय। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. So here was the first thing when people come to know that there is a formula. एक पहली बार लोगों के सामने एक फॉर्मूला संसार के सामने जो है वो निकल करके आया। एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जो कि डिस्क्राइब करता है, जो बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, कि मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप क्या है। और ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है mc स्क्वायर, E इक्वल टू mc स्क्वायर, कि मास और एनर्जी, दिस वन इज मास एंड दिस वन इज एनर्जी। तो मास और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी? फर्स्ट टाइम आइंस्टाइन टोल्ड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट टाइम द फॉर्मूला केम इनटू एग्जिस्टेंस, पहली बार ये फॉर्मूला अस्तित्व में आया। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E जो है वो एनर्जी के लिए है, m फॉर मास है एंड c फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट। m जो है वो मास के लिए है और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, ये स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर? अब देखो इसने एक एग्जांपल दिया है, ही इज गिविंग ए वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। इन हियर we have in a box a very beautiful example. What he is saying? He is saying when you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. इसने कहा कि जब आप एक बहुत ही बढ़िया सी सुंदर सी लड़की के साथ में बैठते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, आपको लगता है कि आपने 2 मिनट ही हुए अभी। But when you sit on a hot stove for 2 minutes, और जब आप एक गर्म तवे के ऊपर या स्टोव के ऊपर 2 मिनट भी बैठ जाएं, it seems like 2 hours, तो आपको लगता है कि यार 2 घंटे हो गए हमें यार, 2 मिनट 2 घंटे के समान लगता है। तो यही है, दैट्स रिलेटिविटी, इसी को रिलेटिविटी कहा जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोटेशन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद ये बात कही थी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरिवीलिंग। नाउ व्हेन ही वाज डिस्कवरिंग मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, जब वो फिजिक्स के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कठिन जो डिफिकल्टीज थी उनको सोल्व कर रहा था, यानी कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा था, उसी दौरान उसका जो प्राइवेट लाइफ है वो क्या है? स्टार्टिंग टू फेल, वो अब फेल होने लग गई थी। अर्थात उसके और उसकी पत्नी के बीच में जो रिलेशंस थे अब वो बिगड़ने लग गए, अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, आपस में दोनों की ट्यूनिंग जो है वो खराब होने लगी। His private life was unraveling. Unraveling means starting to fade. Albert had wanted to marry Milvia right after finishing his studies. So here he wanted to marry with Milvia, marry the guy who came Zurich. So and after that he fell in love with this girl. जब वो लड़की वो जूरिक में आई थी, उसके बाद में इसके प्यार में वो गिर गया था, पागल हो गया था, प्यार में पड़ गया था, तो उसी के साथ में वो शादी करना चाहता था जस्ट उसकी अपनी खुद की जो स्टडी है उसको कंप्लीट करने के बाद में। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, परंतु उसकी माँ उसके खिलाफ थी। शी डिडंट वांटेड टू मैरी जस्ट आफ्टर हिज स्टडीज। शी थॉट मिल्विया हु वाज 3 years older than her son, ध्यान देना कि मिल्विया जो है वो क्या थी? 3 years older, 3 साल जो है वो क्या है? ओल्डर थी, बड़ी थी उसके बेटे के। was too old for him, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी। and she was also bothered by Milvia's intelligence, and with that she was also very bothered में परेशान रहना है। उसकी खुद की जो सिल्विया की इंटेलिजेंस है उससे भी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। she is a book like you, she is a book like you, his mother said। तो उसकी माँ ने आइंस्टाइन को कहा था कि she is a book like you, वो तुम्हारे लिए किताब के समान है, just read it and leave it, कि पढ़ो और छोड़ दो। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, उसके बाद में आइंस्टाइन ने क्या किया? वो शादी जो है वो वहाँ पर उसने ऑफ कर दिया था, तोड़ दी, उसने अपनी शादी को स्थगित कर दिया। The pair finally married in January 1903 after
that in 1903 they both married. यानी पहले उसने put off मतलब stand by के ऊपर रख देना, उसने तोड़ा नहीं, पूरी तरह से अपने आप को अलग नहीं किया, उसने कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया, रोक दिया। अब उसके बाद में 1903 के अंदर उसने क्या किया, अपनी जो शादी है वो इसके साथ में की and had 2 sons, और उसके बाद में 2 बेटे हुए उनके। But a few years later the marriage faltered and after 2 years later their marriage became failed. उनकी जो शादी है वो असफल हो गई। They both divorced, उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। Milgram meanwhile was losing her intellectual ambition. Why their marriage failed? This is a very important question here. क्यों फेल हुई थी उनकी मैरिज? क्योंकि मिल्विया के जो है वो अपने खुद के एम्बिशंस थे। मिल्विया had their own ambition and with that Einstein had their own ambition and Milvia was not completing his ambitions. Milvia जो है वो अपने ambitions को complete नहीं कर पा रही थी and was losing her intellectual ambition, और अपने intellectual ambitions को वो खो रही थी and becoming an unhappy housewife, और वो फिर क्या है कि एक बहुत ही unhappy housewife बन करके रह गई after years of constant fighting। और उसके बाद में उनकी आपस में जो है वो लगातार लड़ाई होती रही, और जब लगातार उनकी लड़ाई चलती रही घर पे, कांस्टेंट मींस कंटिन्यू, कांस्टेंट मींस कंटिन्यू, कि जब उनकी कंटिन्यू वहां पर लड़ाई चल रही थी घर के अंदर, घरेलू लड़ाइयाँ जैसे होती हैं, वो जब घरेलू लड़ाइयाँ चल रही थी तो द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। सो इन 1919 दे डाइवोर्स्ड फ्रॉम ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर एंड दैट सेम ईयर आइंस्टाइन मैरिड विद हिज कजन, और आइंस्टाइन ने अपनी कजन के साथ में शादी कर ली जिसका नाम था एल्सा उसी साल। ओके, तो ये था यहाँ तक का आज का हमारा चैप्टर, और रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू।